सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे। आज हम उसका भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 3 तक हमने क्या पढ़ा था कि हीरा और मोती जब दूसरी बार भी गया के यहाँ से भाग जाते हैं तो उन्हें किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बैल आ जाता है, बैल से उनकी वो सांड आ जाता है, सांड से उनकी लड़ाई होती है दोनों की, और वो किस तरह सांड से अपने आप को बचाते हैं। मटर के खेत में चले जाते हैं, भूखे होते हैं, वहाँ मटर खा के अपना पेट भरते हैं। और इसी बीच दो आदमी उन दोनों के सामने जो लाठी लेके लिए हुए होते हैं, उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? कांजी हाउस में। अब हमने यहाँ पे छोड़ा था कि उन दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब मैंने आपसे बोला था कि कांजी हाउस क्या होता है ना। कांजी हाउस एक वो जगह होती है जहाँ पे, जिसे हम मवेशी खाना बोलते हैं, जहाँ वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले लावारिस जानवर होते हैं, उनको बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर छोड़े नीलाम किए जाते हैं, यानी उन्हें बेच दिया जाता है ना। इन्हें काइन हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो कांजी हाउस वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो दूसरों के खेतों को, जंगली जानवर से बोलते हैं ना, दूसरे के खेतों को वह नुकसान पहुँचाते थे। जब हीरा मोती खेत में नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, लेकिन वो दोनों भागे हुए थे, अनजान जगह में थे, तो उनको भी कांजी हाउस में ले जाया गया और वहाँ पे उनको बंद कर दिया गया। अब वहाँ पहुँच के उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, किस तरह उनको रखा गया, वहाँ के जानवरों को देख के उनकी क्या मनोदशा हुई, ये सारी बातें अब हम आगे पढ़ेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका क्या होता है? सरोकार, वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ही नहीं आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वो कहते हैं जहाँ पे उनको रखा गया वो कांजी हाउस ऐसा था कि वहाँ के जहाँ जानवर थे उनको खाने को भी नहीं दिया जाता था, और उसकी तुलना उन्होंने क्या बोला कि इससे अच्छा तो गया ही था कि हमें चाहे सूखा भूसा ही डालता था, लेकिन चारा डालता तो था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। वे जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। जब जानवरों को खाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो वो बेसुधी पड़े रहते। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सके। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठती। जब भूखा इंसान होता है तो वो क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है ना। और हीरा भी कैसा था आदमी? क्रोधी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर टहलाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम था प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मोती तो था ही मजबूत, तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटी की, हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। यानी उसका व्यवहार था हीरा का, उसने जो वहाँ पे दीवार तोड़ दी थी, वो सारी चीज़ें देखकर मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। जब खाने को नहीं मिलेगा तो हीरा क्या बोलता है, वैसे भी तो मरना ही है, तो क्यों ना अपने बल का उपयोग करके मैं इस दीवार डंडे खा खा के ही मर जाऊं। सोचो, दीवार खुद जाती
तो कितनी जानें बच जाती, यानी दीवार खुद जाती तो कितनी जाने, कितने जानवरों को हम यहाँ से भगा देते, कितने लोग जानवर यहाँ पे बेजान पड़े हुए हैं, इनके चंगुल से छूट के भाग जाते। इतने भाई यहाँ बंद बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यहीं हार रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इस बात से जो मोती था वो भी राजी हो गया। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वे दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक साथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक झोंके तो खड़े थे। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जब कहानी शुरू हुई थी कि गधे क्या होते हैं, सीधे होते हैं, है ना, बहुत सीधे होते हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है अभी तो भागने का। गधे क्या करते हैं, वो भागते ही नहीं है, वहीं पे खड़े रहते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी कि दोनों जो गधे थे वो अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहना दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। क्योंकि जो हीरा था वो, उसकी जो रस्सी थी वो बहुत मजबूत थी और वो टूट नहीं रही थी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्योंकि दोस्ती में सबसे बड़ा नियम क्या होता है कि चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए लेकिन अपने मित्र को कभी भी सच्ची दोस्ती का अर्थ क्या होता है कि विपत्ति में अपने दोस्त की सहायता करना। मानते हो ना इस चीज़ को? और यही बात हीरा और मोती में थे, क्योंकि वो दोनों सच्चे मित्र थे। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर तुम पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वह सब तो आशीर्वाद देंगे। जब जितने जानवर को उन्होंने भगाया, उनकी मदद करी, तो अगर हम न छूटे तो उनका आशीर्वाद तो हमें मिलेगा ही। कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही यानी सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारी ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जब सारा कांजी हाउस खाली हो गया तो वहाँ के जो चौकीदार थे, जो मुंशी थे, उसकी क्या हालत हुई होगी। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे ही पड़े रहे। अब जब पता है कि कांजी हाउस में खाने को तो कुछ मिलता ही नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उन्हें खाने को नहीं मिला तो उन दोनों की हालत किस तरह होगी। वो दोनों ही कमज़ोर हो चुके थे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, यानी एक तिनका भी नहीं दिया उन दोनों को। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठडेरिया निकल आई थी, यानी उनकी हड्डियाँ। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? क्योंकि बैल, सबको बैल कैसे चाहिए थे? मजबूत चाहिए थे। जबकि जब हीरा मोती झूरी के पास थे तो कितने अच्छे मजबूत थे, लेकिन जब कांजी हाउस में उनको बंद कर दिया गया, कुछ खाने को नहीं दिया, तो वो कैसे हो गए थे? बिल्कुल मरियल से हो गए थे। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया।
कठोर आया और दोनों मित्रों की फूलों में उंगली खोद कर मुंशी जी ने बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह बोला, ये दोनों जो आदमी हीरा मोती को लेने आया था वो किसी और ही मकसद से इन दोनों को लेने आया था। तो जो हीरा था वो क्या बोलता है कि हम तो गया के यहाँ ही अच्छे थे, अब तो हमारी जान बचेगी नहीं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब ना जाए, अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे, किसी न किसी के काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाती जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ क्या होता है, पशुओं का झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना खुशी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता ही नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ बड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ यह परिचित, लेकिन अचानक वो देखते हैं कि उन्हें जिस राह में लेके जा रहे थे वो परिचित सा मालूम हुआ। हाँ, इस रास्ते से गया, उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उसकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। जब अपनी राह हम मिल जाती है तो जो बेजान व्यक्ति होता है उसको देखकर उनमें भी साहस आ जाता है। प्रतिक्षण की चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, ये लोग अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुण्य चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अपनी जगह को वो लोग पहचानने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। नगीच का मतलब कहते हैं यानी पास ही है। उस जगह को वहाँ के माहौल को देखकर दोनों उस जगह को पहचानने लगे। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ने यानी भागने लगे। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डरिया झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला। डलियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। डलियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डलियल का रास्ता देख रहा था। डलियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब डलियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम को तो ना आऊंगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा हो दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे। सारे गांव में
उत्साह सा मालूम हो जाता था। उत्साह, उत्साह यानी उत्साह। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी ये कहानी दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, किस तरह उन्होंने जानवरों का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव आत्मीयता हमारे सामने प्रस्तुत करी, वो हमने हीरा और मोती की कहानी को पढ़ के समझा। ठीक है बच्चों, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।